हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छापा कला के बारे में, यानी प्रिंट मेकिंग के बारे में। जैसे चित्र बनाने के लिए अलग अलग मीडियम, अलग अलग सरफेस के इन सब की ज़रूरत होती है, सेम वैसे ही प्रिंटिंग करने के लिए भी हमें अलग अलग टेक्निक्स की, अलग अलग मीडियम की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, छापा कला होता क्या है। तो लकड़ी के टुकड़ों पर अनेक प्रकार की कलाओं को उकेर कर, ठीक है, लकड़ी या फिर कोई भी धातु, पत्थर, इनके ऊपर किसी भी प्रकार की कलाओं को उकेर कर किसी पेपर पर छापना, वो छापा कला कहती है। बेसिकली ये कि किसी भी चीज़ का प्रिंट लेना। सर्वप्रथम चीन ने लकड़ी के ठप्पे से छपाई शुरू की थी। 8वीं शताब्दी में उभार सतह द्वारा मुद्रण का बहुत विकास हुआ था। 868 में छापी गई पांडुलिपि थी हरिक सूत्र, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में की थी 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाली जो है वो भारत में सबसे पहले आए थे, और सबसे अंत में जाने वाले जो विदेशी थे वो पुर्तगाली ही थे। और इन्होंने जो गोवा है वहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और प्रिंटिंग प्रेस की जो खोज है वो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये जर्मनी की थी 1450 में। उसके बाद देखिए, छापा कला की जो भाग हैं वो 3 टाइप की छापा कला होती हैं। एक होती है उभार सतह की, यानी रिलीफ मेथड। एक होती है अंतःसतह यानी इंटीग्रेलियो मेथड, और एक होती है प्लेनोग्राफी यानी समतल सतह मेथड। तो इन सब के अलग अलग पार्ट है, इन सब के ही अंतर्गत जो है अलग अलग टाइप्स इनके होते हैं। तो वही पूरा हम डिटेल में पूरा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पढ़ते हैं उभार सतह के बारे में। उभार सतह के 3 पार्ट हैं, वुडकट, लिनोकट और स्क्रैपर बोर्ड। तो ये तीनों ही आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, वुड जैसे इनके नाम से भी पता चलता है। वुडकट में बेसिकली होता है कि जो लकड़ी की शीट होती है उसको कुरेद कर, उसको उत्कीर्ण करके ये जो छापा कला है ये तैयार की जाती है। उसके बाद लिनोकट एक शीट आती है रबड़ टाइप की, तो उसके ऊपर, और एक स्क्रैपर भी एक टाइप की शीट है जिसके बारे में हम पूरा आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए वुड कट। ठीक है, तो वुड कट बेसिकली जो है वुड इनग्रेविंग इसे बोलते हैं। ठीक है, ये छापा प्रकाश होता है। इसमें जो नलियाँ होती हैं वो यू या वी आकार की होती हैं, जो इसके टूल्स होते हैं मेनली। और इसमें जो है वो अनुप्रस्थ कास्ट वाले सर्वोत्तम माने जाते हैं, और इनकी ऊंचाई जो है वो 1 या 2 इंच होती है। इसकी ये जो प्रोसेस है ये आप सभी में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इनका क्रम पूछा जाता है कि इनका सही जो प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से की जाती है। ये एक लकड़ी की सीट आती है, या एक लकड़ी का जैसे टुकड़ा होता है, उसको ऐसे, ये जो इसके टूल्स आते हैं इनसे कुरेद कर उसके ऊपर डिज़ाइन बनाया जाता है। पहले डिज़ाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्केचिंग होती है, फिर कार्विंग होती है, फिर इंक होती है, और उसके बाद फिर प्रिंटिंग इसकी होती है। इसके औजार हैं, तो ये देखिए, ये कुछ औजार हैं यहाँ पर जो कि हम इसमें यूज़ लेते हैं। एक तो हो गया सबसे पहले रोलर, जिसे ब्रेयर भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रेवर, ग्रेज, तो ये सब इसके टूल्स हैं। अब इसका मेथड देखिए। इसमें जो है, जो सतह छापनी होती है उसे गहरा खोद देते हैं और उभरे हुए भाग पर इंक लगाकर प्रिंट लेते हैं। सबसे पहले स्केचिंग होती है, पहले ब्लॉक पर हम स्केच बना लेते हैं। फिर सेकंड जो हमारा है वो है कार्विंग, यानी उसे उकेरते हैं, और फिर इस पर इंक लगाते हैं, जो कि रोलर के माध्यम से लगाते हैं, और फिर पेपर पर प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जैसे हमने मान लो कि कुछ पेन से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो टूल्स हैं उसकी सहायता से हम इसे जो कुरेदते हैं। ठीक है, जो उसके बाद रोलर होता है, रोलर की सहायता से इस टाइप से इसके ऊपर पूरा इंक लगा दी जाती है, और कुछ इस टाइप से फिर हम इसको, जो हमारा पेपर है या जो कपड़ा है जिसके ऊपर भी हमें प्रिंट लेना है, तो इस टाइप से हम उसका प्रिंट ले लेते हैं।
उसके बाद मुद्रण की 3 विधियां हैं, ठीक है। एक तो होती है स्टैम्पिंग, उसके बाद एक होती है रगड़ना और एक होती है प्रेस में छपाई। मुद्रण बेसिकली कि जब हम जो चित्र है वो बना देते हैं तो उसके बाद उसको प्रिंट करने की, ठीक है, प्रिंट करने की जो टेक्निक है वो 3 टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टैम्पिंग क्या होती है। 1400 के आसपास जो 14वीं शताब्दी थी उसमें कागज़ या कपड़े को सपाट सतह पर रखकर ब्लॉक को ऊपर रखकर ब्लॉक के पिछले हिस्से को दबाकर हथौड़े से मारकर प्रिंट किया जाता था। एक तो प्रिंटिंग, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग, इसकी एक तो ये वाली टेक्निक है। उसके बाद एक है रगड़ना, उसमें ब्लॉक को टेबल पर ऊपर की ओर रखा जाता था, जिसके ऊपर कागज़ या कपड़ा जिसके ऊपर भी हमें प्रिंट लेना होता है वो रखते थे, और पीछे की तरफ हार्ड पैड, लकड़ी का एक सपाट टुकड़ा, बर्नर, चमड़े के फ्रोटन से रगड़ा जाता था, जिसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक पारंपरिक जापानी उपकरण है जिसे बैरन बोला जाता था, ठीक है। ये एक टाइप का जो है लकड़ी का जैसे सपाट टुकड़े या फिर जो रोलर वगैरह होते हैं ना, इस टाइप से आता है, ठीक है। ये जापानी वर्ड है। उसके बाद है प्रेस में छपाई। प्रेस का इस्तेमाल लगभग 1480 में यूरोपीय प्रिंट और ब्लॉक बुक के लिए किया जाता था, और इससे पहले वुडकट बुक इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ में होता था। तो ये 3 इसकी प्रिंटिंग की टेक्निक्स हैं। ये देखिए कुछ वुडकट के एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले तो देखिए हार्ट्स सैनिटेटिस लेपिडरी, ये वेनिस बर्नार्डिनो के द्वारा बनाया गया था। और ये जो पहले क्या होता था कि वुडकट जो बुक का कवर है वो बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता था, तो ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के द्वारा बनाया गया है 4 घुड़सवार। अर्नेस्ट लुइविट कर्चनर का पोर्ट्रेट है ये। और एक है समुद्र के साथ खेलने वाला केकड़ा, ये रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा बनाया गया है 1902 में। उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है लिनोकट, ठीक है। इसे लिनोनियम आर्ट भी बोला जाता है, और 12वीं शताब्दी इसकी चीन में उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अमेरिका में जो है ये काफ़ी तेज़ी से इसका विकास हुआ था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मन अभिव्यक्तिवादी कलाकारों के ब्रिज समूह द्वारा इसका उपयोग किया गया। पहले इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से छात्रों द्वारा वुडकट्स के अभ्यास के लिए किया जाता था। वुडकट में क्या होता था कि वुडकट की जो सतह होती है वो लकड़ी जैसे वो होती है, तो लकड़ी थोड़ी कठोर होती है, ठीक है। जब छात्र जब शुरू में इसके लिए प्रैक्टिस करते थे तो उन लिनो की शीट आपने देखी होगी कि बिल्कुल सॉफ्ट आती है। उसको जब हम कुरेदते हैं, उसको जब हम खोदते हैं तो वो बहुत इजीली हमसे खुद जाती है। तो इसीलिए इसका वुडकट पे जो है बनाने से पहले वो इस पे जो स्टूडेंट्स थे वो इसके ऊपर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो पाब्लो पिकासो को जाता है, ठीक है। लिनोकट को का जो प्रयोग है वो सबसे पहले, या यूँ कहें कि एक तरह से इसका जो श्रेय है इसे पॉपुलर करने का वो पाब्लो पिकासो को जाता है। और भारत में हम बात करें तो नंदलाल बोस ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। आपने देखा होगा कि गांधी जी का एक वो बनाया था, ठीक है, लिनोकट में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं लिनोकट के। लिनोकट आप जिस भी कलर में बनाना चाहें। उसके बाद इसका जो प्रोसेस है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिनोकट में के लिए जो शीट आती है उस पर डिजाइन बनाया जाता है पहले, और उसके बाद ये जो टूल्स हैं इसकी सहायता से इसे खोदा जाता है। उसके बाद ये मुद्रण के लिए देखिए इस टाइप से ये जो नीचे लिनो शीट है, ये नीचे लिनो शीट है और उसके ऊपर इंक लगाकर इसके ऊपर कागज़ को प्रेस कर दिया है, और ये प्रिंट जो है इसके ऊपर फिर छप जाता है। एक प्रिंट मेकिंग टेक्निक है ये, वुडकट का ही एक प्रकार है जिसमें लिनोनियम की एक शीट का उपयोग एक उभरी हुई सतह के लिए किया जाता है। एक डिज़ाइनर को लिनोनियम की सतह पर एक तेज चाकू वी आकार के छेनी या गाज से काटा जाता है, जिसे उभरे हुए क्षेत्र मुद्रित दिखाने के लिए भाग के
उल्टे या फिर जो भाग की जो बैक साइड होती है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लिनोनियम शीट को एक रोलर को बोला जाता है ब्रेयर, ठीक है, याद रखना। ये स्याही लगाई जाती है और फिर कागज़ या कपड़े पर छापी जाती है। छपाई हाथ से और प्रिंटिंग प्रेस दोनों से की जाती है। हम हाथ से भी छपाई कर सकते हैं और प्रिंटिंग प्रेस से भी। तो ये इसका पूरा मेथड था। कि इसके टूल्स डिलीट हो गए हैं। तो लिनोकट है। लिनोकट के टाइप, लिनोकट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो रबड़ का आता है और एक होता है चमड़े का। और ये इसके टूल्स के नाम है कर्तन यंत्र, ड्रैपर, वी आकार के औजार और गेज। एक सेकंड। तो देखिए ये इस टाइप से कुछ ये शीट होती है, ये देखिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें खुदाई करते हैं और ये इसके कुछ टूल्स हैं। ठीक है, जब अगर आप लोगों ने ड्राइंग पेंटिंग वगैरह में, ठीक है, अप्लाइड में या इनमें आपने जब कॉलेज में आपने देखा होगा। नेक्स्ट है स्क्रैपर बोर्ड। तो स्क्रैपर बोर्ड बेसिकली एक विशेष प्रकार का एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर चाइना क्ले की परत होती है। बोर्ड जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो जो चीनी मिट्टी आती है उसकी एक पतली परत होती है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी शाइनिंग होती है। उस पर काली स्याही से प्रिंट किया जाता है। एक तेज स्क्रैपर या स्क्रैपर टूल की सतह की स्याही के माध्यम से एक रेखा उकेरता है जिससे नीचे का सफ़ेद हिस्सा दिखाई देता है। यह एक कलात्मक माध्यम प्रदान करता है जो कि स्पष्ट और सटीक है। इसमें खुदाई के लिए तेज धार वाले औजार की जरूरत होती है। ये एक सीट होती है जिसके ऊपर की जो चीनी मिट्टी आती है, जो चाइना क्ले है, उसकी परत होती है, ठीक है। ये अंदर से वाइट होती है और इसको पूरे को जो है वो ब्लैक कलर से कोट किया जाता है। जब हम इसको, ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको कुरेदने के लिए तेज धार वाले जो टूल्स आते हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो जब हम इनको कुरेदते हैं तो जब वो लाइन हटती है तो नीचे से फिर इसमें वाइट कलर का जो बोर्ड है वो दिखाई देता है। इसकी चिकनी सतह बेहद बारीक विवरण में काम करने की सुविधा देता है और इसे एक आदर्श एयर ब्रश माध्यम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस टाइप की ये कुछ सीट आती है, ये देखिए। अब जैसे जैसे हम इसको टूल से उकेरेंगे, इसको कुरेदेंगे, तो नीचे से ये वाइट कलर की जो शीट है वो निकलती है और ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। ये कुछ इस टाइप से बन जाती है। उसके बाद देखिए सेकंड है हमारी, वो उभार सतह वाली थी। ये है हमारी अंतःसतह यानी इंटरग्लेलियो मेथड। इसका विकास 14वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ। स्याही वाले भाग को खोदा जाता है और मुलायम रोलर के माध्यम से स्याही खुदी रेखाओं तक पहुंचाया जाते हैं। ऊपरी सतह को सूती कपड़े से साफ कर देते हैं। जब हमने पिछला पढ़ा था तो उसमें जो खोदा जाता था और उसमें जो ऊपरी सतह थी उसके ऊपर जो है इंक लगाई जाती थी और उसका प्रिंट लिया जाता था। इसमें इंटेग्रेलियो में क्या है, इसमें जो खुदाई वाला जो पार्ट होता है अंदर वाला, उसके अंदर स्याही डाली जाती है और ऊपर का भाग जो है वो क्लीन कर दिया जाता है। छवि को सतह पर उकेरा जाता है और उकेरी गई रेखा या धसा हुआ क्षेत्र स्याही को धारण करता है और यह रिलीफ प्रिंट के ठीक विपरीत है, जहां मैट्रिक्स के वे हिस्से जो छवि बनाते हैं मुख्य सतह के ऊपर होते हैं। तो इसकी कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि ईचिंग, अम्लांकन। इसमें धातु की प्लेट की पिछली सतह की और किनारों पर स्टापिंग आउट वार्निश का प्रयोग करते हैं, जिसे कि अम्ल रोधक बोलते हैं। अम्लांकन जो एचिंग वाला भाग है उसको छोड़कर सब जगह हम लोग जो आउट वार्निश है उसका यूज़ करके प्लेट को वॉश में डालते हैं, जिसके लिए नाइट्रिक एसिड या फिर आयरन पर क्लोराइड का यूज़ करते हैं। जिंक प्लेट तथा कॉपर प्लेट के इचिंग के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम प्लेट के लिए कास्टिक सोडे का यूज़ होता है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है वो नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब आपके DSSB के सिलेबस में है तो आप यकीन मानिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके DSSB में भी पूछे जाएंगे।
इसमें धातु की प्लेट को डामर आधारित एसिड प्रतिरोधी पदार्थ की एक पतली सतह से लेपित किया जाता है, जिसे नक्काशी ग्राउंड कहा जाता है। इसके बाद प्लेट को हल्के एसिड में डाला जाता है और जहां पर जो उजागर क्षेत्र होते हैं उन्हें एसिड द्वारा उकेरा जाता है, जिससे कि वे प्लेट की सतह के नीचे दब जाते हैं। इसका प्रोसेस है, पहले तो स्टाम्पिंग, उसके बाद है आउट वार्निश, उसके बाद है ईचिंग, उसके बाद इंकिंग और फिर प्रिंटिंग। ये एक चित्र है रिचर्ड पेंटर के द्वारा, स्टूडियो कॉर्नर बनाया गया है 2006 में। नेक्स्ट है मेटल इनग्रेविंग यानी धातु उत्कीर्ण। सबसे पहले एक लंबी चादर लेते हैं जिसमें कि 1 सेंटीमीटर चादर को अमोनिया या फिर खड़िया मिट्टी के घोल से साफ करते हैं। इसकी सतह पर ग्राउंड बनाते हैं। कलाकार ब्यूरिन नामक उपकरण का यूज़ करके तांबे की प्लेट को काटकर रेखाएं बनाता है। जो भी शेप हमें चाहिए होती है वो हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ग्राउंड किससे बनता है? डामर व मोम के मिश्रण से इसे तैयार होता है। इसके औजार हैं बर्निशर या फिर घोटनी, स्क्रैपर का मतलब जिसे खुरेचा जाता है, धातु को काटने के लिए अन्य औजार। और इसका प्रोसेस है ग्राउंड, इनग्रेविंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। तो ये इसके टूल्स हैं, ठीक है। और ये इसी विधि में बना हुआ एक चित्र है। कोएनराड लावर्स का पोर्ट्रेट है, फ्लावर्स द्वारा बनाया गया पोर्ट्रेट है 1649 में, और ये इनग्रेविंग मीडियम से बना हुआ है। उसके बाद है एक्वाटिंट। इसकी खोज 1768 में जीन बेंटिस्ट सी प्रिंस के द्वारा की गई थी, जो कि फ्रांस के थे। इसमें प्लेट डस्ट बॉक्स में रखकर रेजिन के डस्ट का छिड़काव करते हैं। इसमें जो भी प्लेट होती है जिसके ऊपर हमें जो प्रिंट है वो बनाना होता है, तो उसको सबसे पहले उसके ऊपर रेजिन का जो डस्ट होता है उसका वो छिड़कते हैं, और उसके बाद ग्राउंड बनने के बाद प्लेट को गर्म किया जाता है, और शेष काम जो है वो अम्लांकन के द्वारा, एचिंग के द्वारा करते हैं। रेजिन की जगह इसके ऊपर सल्फर या फिर डामर का यूज़ भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो बेस है वो तैयार करने के लिए रेजिन की जो डस्ट आती है उसको छिड़कते हैं उसके ऊपर, उसके बाद उसे गर्म किया जाता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर एचिंग की जाती है। छवि तैयार करने के लिए प्लेट को एसिड में डुबोने से पहले कलाकार उन क्षेत्रों को एसिड प्रतिरोधी पदार्थ, जिसे कि अस्फाल्टम या फिर स्टॉप आउट कहा जाता है, उससे पेंट करता है जहां कोई टोन वांछित नहीं है। इसके बाद प्लेट को एसिड में डुबोया जाता है और उसे काटा जाता है। ये इसके प्रोसेस है कि रेजिन के डस्ट का, सबसे पहले रेजिन का डस्ट, उसके बाद अम्लांकन, फिर इंकिंग, फिर प्रिंटिंग, और गहरे से हल्के रंग का इसमें यूज़ होता है। ये एक्वाटिंट रेचिंग में बना हुआ है करेन विट्समैन द्वारा, स्टिल लाइफ विद लाइट ब्रिज। उसके बाद आ जाती है ड्राई पॉइंट। 1600 के दशक की शुरुआत से उपयोग की जाने वाली इस तकनीक में नक्काशी हेतु सुई के साथ छवि को सीधे प्लेट की सतह पर खरोंचना शामिल है। सुई प्लेट की सतह के नीचे एक उथला निशान बनाती है। यह धातु की एक पतली परत भी उठाती है जिसे बर कहा जाता है। दसी हुई रेखा के बजाय अधिकांश स्याही को धारण करती है। ड्राई पॉइंट जो है वो एक गरम नरम रेखा उत्पन्न करती है जिसमें थोड़ी मात्रा में स्याही लाइन से दूर पहुंचती है। ड्राई पॉइंट रेखाएं उत्कीर्ण रेखाओं की तरह पतली से लेकर मोटी और फिर पतली होती हैं, लेकिन इनमें एक कोमलता होती है जो कि उत्कीर्ण में नहीं पाई जाती। ये इसके जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो है स्क्रैबर, ठीक है, इसको खोदने के लिए। उसके बाद है स्क्रैपर, और इसका प्रोसेस है ड्राइंग, इनग्रेविंग, इंकिंग और प्रिंटिंग। इसका भी ये डिलीट हो गया है। उसके बाद है मेजोटिंट। मेजोटिंट एक प्रसिद्ध आविष्कारक, मेजोटिंट के जो प्रसिद्ध आविष्कारक थे वो थे लुडविन वॉन सीजेन। इन्होंने 1640 के दशक में इस प्रक्रिया को विकसित किया था। यह एकमात्र इंटरगैलियो प्रक्रिया है जो कि पूरी तरह से अंधेरे से प्रकाश की ओर काम करती है।
इसका प्रोसेस देख लेते हैं। धातु की प्लेट को अंधेरे क्षेत्र के रूप में मुद्रित करने के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। यह रोकर नाम का एक उपकरण के माध्यम से किया जाता है, जिसके शीर्ष पर एक हैंडल होता है। एक घुमावदार दांतेदार धातु का तल होता है जिसमें दांत होते हैं। हैंडल को मजबूती से पकड़ता है। कलाकार जो है वो हैंडल को मजबूती से पकड़ता है और उपकरण को प्लेट की सतह पर कसकर व्यवस्थित ढंग से घुमाता है। प्लेट को एक एक करके कई दिशाओं में हिलाया जाता है। दांत प्लेट की सतह को छेद देते हैं, जिससे शाही को पकड़ने के लिए अनगिनत छोटी छोटी जो होल हैं वो बन जाते हैं। और यदि पूरी तरह से हिली हुई प्लेट पर शाही लगाकर मुद्रित किया जाता है तो एक ठोस काली छवि हमें दिखाई देती है। बनावट वाली प्लेट को चिकना करने के लिए बर्निशर और स्क्रैपर नामक धातु के उपकरणों का प्रयोग करके छवि को बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, इसका जो प्रोसेस है वो है इचिंग, फिर उसका ग्राउंड, इंकिंग और प्रिंटिंग। इसके औजार हैं रोलेट, रॉकर, स्क्रैपर और हल्के से गहरे रंग में ये किए जाते हैं। ये इसके कुछ मेन टूल्स हैं और ये इस टाइप से कुछ छवि इसमें दिखाई देती है। ये एक चित्र है, ये कैरल वैक्स के द्वारा बनाया गया है, फोटो रिलीम्स, और ये मैजोटिंट में बनाया गया है 1999 में। उसके बाद नेक्स्ट है प्लेनोग्राफी। प्लेनोग्राफी का मतलब होता है एक सपाट सतह पर छपाई करना। जो बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, उभरी हुई सतह या फिर उकेरी गई सतह, ये इसके ठीक अपोजिट काम करता है। ठीक है, एक में हम जो है ऊपर स्याही लगाते थे और एक में हम जो है अंदर स्याही लगाते थे, लेकिन ये वाली जो है ये बिल्कुल उनके अपोजिट है। इसके अंतर्गत जो है वो दो टाइप की प्रोसेस है, एक तो है लिथोग्राफी और एक है ऑफसेट लिथोग्राफी। सबसे पहले देखिए लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या है? बेसिकली लिथो का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो पत्थर के ऊपर लिखना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें पत्थर के ऊपर लिखना मूल रूप से तेल और पानी की अमिश्रणीयता पर आधारित मुद्रण की एक प्लेनोग्राफिक विधि है। इसका आविष्कार अलोयस सेनफेल्डर ने 1796 में बवेरिया साम्राज्य में किया था। पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिखकर अथवा डिज़ाइन बनाकर उसके द्वारा छाप उतारने की कला को लिथोग्राफ कहते हैं। और भारत में इसका जो प्रारंभ है वो 1922 में कोलकाता में हुआ था। छपाई की जाने वाली छवि को चिकनी और सपाट चूना पत्थर की प्लेट की सतह पर तेल, वसा या मोम जैसे चिकने पदार्थ से सींचा जाता था। फिर पत्थर को एसिड और गोंद अरबी के मिश्रण से उपचारित किया गया, उसके जिससे कि पत्थर की सतह के उन हिस्सों को अधिक हाइड्रोफिलिक बना दिया जो कि पानी को आकर्षित नहीं करते। ठीक है, उनको ग्रीस से उनकी छपाई के लिए पत्थर को पहले गीला किया जाता है, उसके बाद पानी केवल गोंद से उपचारित भागों में चिपकता था जिससे कि वे अधिक तेल विकर्षक बन जाते थे। फिर एक तेल आधारित स्याही लगाई जाती थी और यह केवल मूल ड्राइंग से चिपकती थी। स्याही को अंत में एक खाली कागज की शीट पर स्थानांतरित किया जाता था जिससे कि एक मुद्रित पृष्ठ बनता था। उसके बाद है ऑफसेट लिथोग्राफी। इसे जो है ऑफसेट मुद्रण भी बोलते हैं, ऑफसेट प्रिंटिंग जिसे हम बोलते हैं। इस पद्धति में छपाई का डिज़ाइन फोटोग्राफिक विधि से तैयार किया जाता था। फोटोग्राफिक से ही ऑफसेट प्रिंटिंग का विकास हुआ है, जिसमें धातु प्लेटों पर छवियों को रबड़, कंबल या फिर रोलर्स और फिर प्रिंट मीडिया में जो स्थानांतरित है वो किया जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग का विकास दो चरणों में हुआ है। एक तो इंग्लैंड के रॉबर्ट वाकले ने टिन पर प्रिंटिंग का विकास किया था, और एक है संयुक्त राज्य के वॉशिंगटन रूबेल ने कागज पर मुद्रण के लिए ऑफसेट प्रिंट मुद्रण का जो आविष्कार है वो किया था। ठीक है, एक तो टिन पर हुआ था और एक हुआ था कागज पर। तो ये इसमें जो आपने देखा होगा कि इसमें CMYK का यूज़ किया जाता है। जो कलर्स होते हैं उनका कलरफुल इसमें जो है चित्र बनते हैं। तो ये इसकी कुछ इस टाइप से मशीन होती है, ठीक
ठीक है, वाटर, इधर से इंक, फिर इसकी प्रिंटिंग प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये ब्लैंकेट सिलेंडर होता है और इसमें जो ये इसका जो इम्प्रेशन सिलेंडर है वो होता है, इनके बीच में जो है ये सीट आती है। तो ये कुछ इस टाइप से इसका प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा जो प्रिंटिंग या जो छापा कला का जो पूरा प्रोसेस है, जितनी इसकी विधियाँ हैं, जितने इसके पार्ट्स हैं वो सब। और नेक्स्ट हम जो है वो मूर्ति कला में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, किस किस टाइप से मूर्ति कला जो है उसके कितने भाग होते हैं, तो उन सब के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। और होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।